हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इरिगेशन के बारे में और क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में जितनी भी हो सकती थी हमने आपको बताया, कंसेप्ट क्लियर किया। और आज बारी है इरिगेशन के बारे में जानने की। इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में आज हम जानेंगे। और ये भी बता दें, जो इरिगेशन है ये कहीं ना कहीं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, यानी क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेज करना चाहते हो तो हमारे पास तीन तरीके थे। एक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर लो, और एक इरिगेशन कर लो, और तीसरा क्या था, क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, जिसमें से हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर लिया। आज बारी है दूसरे की, जिसका नाम क्या है, इरिगेशन। ठीक है, तो ठीक है, वेलकम टू पीएस गुरु, और मैं हूँ सूर्य प्रकाश। और स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, इरिगेशन। ठीक है, जरा देखो इरिगेशन है क्या। इरिगेशन बोले तो सिंचाई। ठीक है, तो पहले हम इरिगेशन की डिफिनेशन लिखते हैं, उसके थ्रू हम चीजें जानेंगे इरिगेशन क्या है। ठीक है, देखो इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन अ प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर to the crops on the field, है ना, by means जैसे वेल, कैनॉल, है ना, ETC। देखो जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इरिगेशन है क्या, तो उसको आपको सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए इरिगेशन क्या है। देखो इरिगेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें वाटर को सप्लाई किया जाता है टू द क्रॉप्स, है ना, मतलब क्रॉप्स को, फसल को पानी देने की जो प्रोसेस है वही इरिगेशन है। समझ में आया। अगर एक शब्द में बात करें इरिगेशन है क्या, तो इरिगेशन क्या है, क्रॉप्स को पानी सप्लाई करने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि फसल को पानी क्यों चाहिए, क्रॉप्स को पानी की क्या जरूरत है, क्रॉप्स को पानी की क्या जरूरत है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि हम लोगों को पानी की क्या जरूरत है, भाई जाहिर सी बात है, हम लोगों में मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता रहे, बॉडी का ग्रोथ हो, उसके लिए पानी की जरूरत है। वैसे प्लांट को भी तो पानी की जरूरत है, प्लांट को भी तो पानी की जरूरत है। भाई पानी की जरूरत प्लांट को क्यों है, ग्रोथ के लिए है। भाई आपने देखा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटो आपने पढ़ा ना यूनिट ऑफ लाइफ में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था आपने कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। आपने रिएक्शन भी फोटोसिंथेसिस की पढ़ी थी, याद है कि भूल गया, बताया था ना। देखो CO2 प्लस वाटर ये कंबाइन करेगा और क्या बनाता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, याद है। और बदले में निकलता क्या है, ऑक्सीजन। क्या निकलता है, ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में ही होगा, सनलाइट और क्लोरोफिल, याद है। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे, मतलब आप ये समझो कि प्लांट अगर अपना खाना बनाना चाहता है तो उसके लिए जरूरी क्या है, पानी। तो प्लांट को भी तो वाटर की नीड है, प्लांट को भी तो वाटर की बहुत ज्यादा नीड है, ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, खाना बनाने के लिए, बहुत चीजों के लिए प्लांट को भी पानी की जरूरत है। तो पानी का सप्लाई करना ही तो इरिगेशन है। सही है, तो आपको समझ में आया कि प्लांट को पानी क्यों चाहिए, ग्रोथ के लिए, है ना, उसकी लाइफ साइकिल अच्छे से चले, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ये सब चीजों के लिए क्या, किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है। ठीक है, ओके। देखो हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, उसको ध्यान से सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, बताओ वो एरिया, मान लो ये एरिया है, ये एरिया है, मान लो एक खेत का एरिया है, पूरा एक एरिया है, अपने एरिया है। ठीक है, मान लो इस एरिया में कुछ ऐसा है, यहां पे टाइमली मानसून आ रहा है, यहां पे टाइमली मानसून आ रहा है। ठीक है, और यहां पे रेनफॉल भी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल भी हो रहा है, मैक्सिमम
रेनफॉल भी हो रहा है। तो बताओ ये एरिया जिसमें टाइमली मानसून आ रहा है और मैक्सिमम रेनफॉल हो रहा है, बताओ ये एरिया में अब क्रॉप्स अच्छी होगी कि नहीं होगी? भाई क्रॉप सक्सेस होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सक्सेस होगी, होगी ना, क्योंकि इससे पहले चैप्टर में इससे पहले चैप्टर कहे, चैप्टर नहीं कहना चाहते, इससे पहले वीडियो में बात करेंगे, हमने किया था इसके पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। तो वहां से हमने क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट किस तरह से करें ये हमने सीखा है। अब हम वाटर मैनेज कर रहे हैं ना, वाटर को देने की कोशिश कर रहे हैं, सप्लाई देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बताओ अगर हम कहेंगे कि जिस एरिया में टाइमली मानसून हो रहा है और रेनफॉल भी अच्छा है, तो उस एरिया में बताओ क्रॉप सक्सेस होगा कि नहीं होगा? अच्छे वेल डेवलप क्रॉप होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो ऐसे एरिया में क्या होगा? क्रॉप क्या होगा? सक्सेस होगा। ऐसे एरिया में क्रॉप सक्सेस होगा। भाई इस एरिया में पानी की कमी रहेगी नहीं, तो क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मान लो ऐसा एरिया ऐसा जगह कि जहां पे टाइमली मानसून ना आए ना, यहां पे टाइमली मानसून नहीं आ रहा है और रेनफॉल भी मिनिमम है। रेनफॉल क्या है? मिनिमम रेनफॉल है। बताओ ऐसा एरिया जहां पे टाइमली मानसून नहीं आ रहा है ना, और रेनफॉल भी कम है, तो बताओ ऐसे जगह पे क्या क्रॉप सक्सेस होगा? नहीं होगा। बताओ ऐसी जगह जहां मानसून बहुत लेट में आ रहा है, मानसून आ ही नहीं रहा है जल्दी, दूसरी बात है वहां पे बारिश बहुत कम हो रही है, मानसून आएगा नहीं तो बारिश कहां से होगी? तो ऐसे जगह पे क्या क्रॉप नहीं होंगे ना, सक्सेस नहीं होंगे क्रॉप ना, हमारे क्रॉप फेलियर होगा ऐसे जगह पे ना, और ऐसे जगह पे सूखा घोषित हो जाएगा, फिर हो जाएगा नहीं, सूखा घोषित हो जाएगा। बताओ ऐसे जगह पे जो क्रॉप्स होंगे क्या होंगे? फेलियर होंगे। ऐसे जगह पे क्रॉप्स क्या होंगे? फेलियर होंगे आपके, और क्रॉप्स फेलियर होंगे ऐसे जगह पे सूखा पड़ जाएगा, और सूखा पड़ जाएगा तो बताओ ये यहाँ की क्रॉप बर्बाद हो जाएंगी। तो हम चाहे कि क्रॉप्स बर्बाद ना हो, सूखा ना पड़े, उसके लिए किसकी जरूरत है? एरीगेशन की जरूरत है, सिंचाई की जरूरत है। समझ रहे हो? तो सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको समझ में आ रहा है? जहाँ पे मानसून नहीं आ रहा है, टाइमली बरसात नहीं हो रही है, पानी को जरूरत है, तो ऐसे केसेस में प्लांट बर्बाद ना हो, क्रॉप्स हमारे बर्बाद ना हो, तो एक मेथड आता है एरीगेशन का, कि फसल को हम सिंचाई करें, और सिंचाई करने से क्या होगा? प्लांट को पानी मिलेगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ऐसे एरिया जहाँ पे क्रॉप्स फेल हो रहे हैं, यहाँ पे एक मेथड है पानी देने का, वाटर सप्लाई करने का, उस मेथड का नाम ही है एरीगेशन। समझ आया? तो सिंचाई की क्यों हो सकता है आपको पता चला? क्रॉप फेलियर जहां हो रहे हैं, सूखा का समस्याएं हैं, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। बात क्लियर है क्या? अच्छा देखो क्या हुआ, हाँ लिख लो, नोट करो फटाफट। और ये एरीगेशन है क्या? एक प्रोसेस है जिसमें वो क्या कर रहे हो? वाटर सप्लाई कर रहे हो क्रॉप्स को, खेत के अंदर क्रॉप्स को वाटर सप्लाई कर रहे हो बहुत सारे मीन से, जैसे वेल हो गया, कैनाल हो गया, इनकी मदद से आप, कैनाल मतलब नहर, इनकी मदद से आप क्या कर रहे हो? खेतों में पानी दे रहे हो। इसी को कहते हैं एरीगेशन। देखो हमारे पास जो एरीगेशन के ना कई सारे मेथड होते हैं, एरीगेशन के कई सारे मेथड होते हैं, तो मैं लिखूं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरीगेशन। हमारे पास अलग अलग तरह के एरीगेशन के मेथड होते हैं, सिंचाई के हमारे पास अलग अलग तरह के क्या है? मेथड है। बट डिपेंड करता है, बस इस बात पर डिपेंड करता है, डिपेंड वाटर रिसोर्स अवेलेबल। देखो
वो डिपेंड करता है ना कि वहां पे वाटर, किस तरह का वाटर रिसोर्स अवेलेबल है। सुनो, मैं कह रहा हूं कि किसी एरिया में किस तरह का वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, उसके आधार पे इरिगेशन कई तरह के होते हैं। जैसे एक साधारण सा बात करते हैं आपसे, आपके एरिया में नहर की सुविधा है, आपके जहाँ पर खेत है वहाँ पे नहर की सुविधा ज़्यादा है, आपके खेत से नहर पास में है, तो बताओ आप सिंचाई करने का बेस्ट तरीका क्या अपनाओगे? नहर। अगर आपका खेत नदी के आसपास है तो आप किससे सिंचाई करना पसंद करोगे? नदी से। और अगर आपका खेत जो है कुएं के पास है तो किससे सिंचाई करना पसंद करोगे? कुएं से। समझ आ रहा है? तो वही मैं कह रहा हूं कि वाटर रिसोर्स किस तरह के अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से हमारे पास एरिगेशन के कई सारे मेथड हैं। ठीक है, अपने पास एरिगेशन के कई सारे मेथड हैं। आपके यहाँ किस तरह का वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, उसके आधार पे इरिगेशन कई तरह के होते हैं। सही है? किसी के यहाँ कुएं की व्यवस्था है, किसी के यहाँ नहर की व्यवस्था है, किसी के यहाँ नदी की व्यवस्था है, तो वहीं से सिंचाई आसान हो जाती है। तो हमारे पास कई तरह के होते हैं। पहला बात करें तो है वेल, कुएं से। दूसरा कैनाल, तीसरा रिवर लिफ्ट सिस्टम, और चौथा है टैंक्स। ठीक है, ये सारे तरीके होते हैं इरिगेशन के। वेल कुएं से, कैनाल से मतलब नहर के, रिवर मतलब होता है नदी से, और टैंक का मतलब होता है कि एक बड़े से टैंक में पानी स्टोर कर लो फिर सिंचाई के लिए यूज करो। ये बात करेंगे अभी हम। तो अपन एक एक करके बात करते हैं, किस तरह से इरिगेशन करेंगे वेल से, किस तरह से कैनाल से करेंगे, और किस तरह से रिवर लिफ्ट सिस्टम से करेंगे, और किस तरह से टैंक से करेंगे। अभी हमने आपसे क्या समझाया कि देखो इरिगेशन क्या है। इरिगेशन कुछ नहीं है, वाटर सप्लाई करना क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना ही कहलाता है इरिगेशन। इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर टाइमली मानसून नहीं आ रहा है, वहाँ पे रेनफॉल कम है, सूखा होने की संभावना है, फसल बर्बाद होने की संभावना है, तो वहाँ पे एक ही अल्टीमेट मेथड होता है इरिगेशन का। और ये इरिगेशन डिपेंड करता है कि आपके यहाँ वाटर रिसोर्सेज किस तरह से अवेलेबल है। वाटर रिसोर्सेज जिस तरह से अवेलेबल होंगे उस हिसाब से आप क्या करोगे? इरिगेशन करोगे, सिंचाई करोगे। तो चलो हम पहला वेल पढ़ते हैं। वेल क्या है? ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो पहला है वेल। देखो वेल में अपन ना दो चीज पढ़ते हैं, यहां लिख रहा हूं बीच में तो ज्यादा अच्छा है। देखो वेल में दो तरह से होते हैं। वेल हमारे पास दो तरह से होते हैं, कुआं दो तरह से होता है। एक होता है डग वेल, और एक होता है ट्यूबवेल। क्या होते हैं? ट्यूबवेल। अब डग वेल क्या है, ट्यूबवेल क्या है, ये चीज हम समझते हैं। देखो डग वेल का सीधा मतलब कुएं से पानी निकालना है ना। कहां से पानी निकालना? कुएं से पानी निकालना। और ट्यूबवेल का मतलब सीधा समझते हो, जो हमारे यहाँ मशीन लगा के पानी निकाले जाते हैं ना, जो भी गांव में होते हैं, खेतों में होते हैं, देखे हो मशीन चलाओ पानी निकलने लगे हैं ना, तो ये होते हैं हमारे पास ट्यूबवेल वगैरह। फिर आप देखो जगह जगह पे सरकारी ट्यूबवेल बने होते हैं पानी के लिए। हाँ, तो ये क्या है? डग वेल क्या है? जरा देखो मैं बात बता रहा हूँ। देखो कुआं क्या है, देखो कुएं को देखो आप ध्यान से, तो कुएं के देखो जब एक गहराई के अंदर पानी होता है, कुएं में गहराई के अंदर क्या होता है? पानी होता है। और कुएं में जिस गहराई के अंदर पानी होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर। जिस एरिया में पानी भरा होता है, जिस एरिया में पानी होता है, जहां पानी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा। उसी को क्या बोलते हैं? देखो ये टर्म समझ में नहीं आते अच्छे से, इसलिए इसको समझो। इसको हम अपन क्या बोलते हैं? वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब होता है परत, लेयर।
जहां पे वाटर दिख रहा है वो वाला लेयर, इसको बोलते हैं वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा, ठीक है। तो वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा से पानी को कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? डग वेल। समझ रहे हो? मतलब कुएं के अंदर जिस एरिया में आपको पानी दिख रहा है, यानी वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा दिख रहा है, वहीं से वाटर को कलेक्ट करना क्या कहलाता है? डग वेल। तो लिख दूं क्या? कलेक्ट वाटर फ्रॉम द वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब होता है ना परत, लेयर, उस जगह की वाटर की लेयर, उस जगह की। तो वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा से वाटर कलेक्ट करना ही कहलाता है डग वेल। मतलब डग वेल की मदद से जहां पे आप कुएं के अंदर पानी दिख रहा है वहां से पानी को कलेक्ट करना, बाहर निकालना ही कहलाता है डग वेल। देखो ट्यूबवेल भी ऐसा ही होता है, ट्यूबवेल भी ऐसा होता है, बट ट्यूबवेल में क्या करते हैं हम लोग? देखो ट्यूबवेल में पानी बहुत नीचे से आता है, कहते हैं पाइप के माध्यम से वो अंदर लेके चले जाते हैं। तो डीपेस्ट, देखो डीपर मतलब होता है सबसे गहरा, तो डीपर स्ट्रेटा मतलब वो पानी की लेयर जो सबसे अंदर है। तो डीपर स्ट्रेटा से वाटर को ट्रैप करना है ना, बाय यूजिंग पंप की मदद से। इसी को क्या कहते हैं? ट्यूबवेल। पंप का मतलब समझते हो? इंजन की मदद से खींचते हैं उसको, इसी को क्या कहते हैं? ट्यूबवेल। तो क्या लिख सकते हैं? ट्रैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा बाय यूजिंग पंप। बाय यूजिंग पंप की मदद से डीपर स्ट्रेटा से वाटर को ट्रैप करना, उसको खींचना, है ना। या अब ट्रैप की जगह पे कलेक्ट भी लिख सकते हो, कलेक्ट करना, ये क्या कहलाता है? ट्यूबवेल। क्या कहलाता है? ट्यूबवेल। तो देखो वेल बड़ा आसान है, डग वेल कुछ भी नहीं है, जो हमारे पास वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा है वहीं से है ना वाटर को कलेक्ट करना डग वेल कहलाता है। ट्यूबवेल क्या कहलाता है? एक डीपर स्ट्रेटा से पानी को कलेक्ट करना बाय यूजिंग पंप, इसी को क्या कहते हैं? ट्यूबवेल। उसी को अपन क्या कहते हैं? ट्यूबवेल। समझ आया? तो पहला पार्ट क्लियर है आपका, वेल मेथड से इरिगेशन कैसे करेंगे समझ में आया। और आपको पता ही होगा कि पहले के ज़माने में क्या करते, कुएं से ही पानी निकालते थे, कुएं से पानी निकालते थे, उसे सिंचाई करते थे। बड़ी मेहनत वाली काम होती थी वो सब, उस टाइम में सिंचाई करना। फिर जब ये आई ट्यूबवेल वाली आई तो आसान हो गई चीज़ें, फिर तेल डालो, हैंडल घुमा दो, पानी देने लगा। समझ रहे हो? तो पंप की मदद से वाटर को ट्रैप करना, वाटर को बाहर निकालना कहलाता है ट्यूबवेल। और डग वेल में क्या कहते थे? इसमें बड़ी मेहनत होती थी। सही है। दूसरा पढ़ते हैं कैनाल। दूसरा अपन क्या पढ़ते हैं? कैनाल। अपन दूसरा क्या पढ़ते हैं? कैनाल। कैनाल्स क्या होते हैं? देखो कैनाल को बोले तो नहर कहते हैं इसको। कैनाल को क्या कहते हैं? नहर कहते हैं। ठीक है। देखो इसमें होता क्या एक्चुअल में आपको बता रहा हूं। देखो अलग अलग रिजर्वायर मतलब होता है जहां पानी के साधन हो, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया। तो अलग अलग रिजर्वायर जो होते हैं हमारे पास, उस रिजर्वायर से पानी जो होता है ना, ये आता है नहर में। कहाँ आता है? मेन कैनाल्स में आता है। समझ रहे हो? और मेन कैनाल से फिर क्या होते हैं, उनसे डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, उसमें डिफरेंट तरह के ऐसे रास्ते बना लिए जाते हैं पानी निकालने के, और डायरेक्ट खेतों में लेके जाए जाते हैं। समझ रहे हो? तो कैनाल बड़ा आसान मेथड होता है। कह सकते हो इसमें क्या है कि रिजर्वायर
रिजर्वॉयर से पानी कहाँ जाएगा? मेन कैनाल में जाएगा, कैनाल्स में जाएगा, और मेन कैनाल से फिर अलग अलग तरह के ब्रांचेस फूट जाएंगे। जैसे ये रिजर्वॉयर, अलग अलग रिजर्वॉयर है, यहाँ से पानी कैनाल में, मेन कैनाल में आया, और फिर मेन कैनाल से क्या होंगे, ब्रांचेज फूट जाएंगे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? मेन कैनाल से क्या जाएंगे, ये मेन कैनाल है आपका, और यहाँ से ब्रांचेज ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, और ये ब्रांचेज खेतों तक चले जाएंगे, और यहाँ से फिर सिंचाई करेंगे हम, समझ रहे हो? ये आपके होते हैं कैनाल मेथड। आसान सा, इसमें कुछ थोड़ी है, नहर से सिंचाई करना कुछ भी तो नहीं होता। डिफरेंट अलग तरह के रिजर्वॉयर से मेन कैनाल में आएगा, मेन नहर में पानी आता है, और वहाँ से फिर हम अलग अलग जगह पानी लेके चले जाते हैं खेतों में, ब्रांचेज के थ्रू। गांव में कहते हैं नाली बना बना के ना, मोटी मोटी लेके चले जाते हैं इसको, अपन इसी को कैनाल कहते हैं। इसी को कैनाल कहते हैं। तीसरा देखो क्या लिखा है, तीसरा मैं आपको ये समझा दूं, वाटर लिफ्ट सिस्टम, रिवर लिफ्ट सिस्टम, लिफ्ट सिस्टम। इसमें भी कुछ नहीं है। देखो मैं, वाटर लिफ्ट सिस्टम कहाँ, देखो अगर आपका खेत नदी के किनारे है, आसपास के एरिया में है, तो ही रिवर लिफ्ट सिस्टम से आप इरिगेशन कर सकते हो, सही है कि नहीं है? अब बताओ, जहां से नदी बह रही है वहां से आपका घर 10 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ी आप कर पाओगे। आसपास के एरिया में है तो कर लोगे। तो सबसे पहली बात, इस मेथड से सिंचाई तब आप कर सकते हो जब आप पास ही आपका खेत हो, इसके आसपास ही खेत हो, और कुछ नहीं करते, यहां से क्या करते हैं, रिवर से डायरेक्ट पानी को खेतों तक ले आते हैं। डायरेक्ट पानी कहां तक लेकर, खेतों में ले आते हैं, ठीक है? मशीन लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, खींच के पानी डायरेक्ट अपने खेतों में कर लेते हैं, सही है? तो ये रिवर लिफ्ट सिस्टम कहलाता है। रिवर लिफ्ट सिस्टम में बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस इतना पढ़ना है कि डायरेक्ट पानी को ड्रेन कर लिया जाता है खेतों में, समझ रहे हो? इसको कहते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। अब अगला होता है टैंक। टैंक से क्या होता है? टैंक्स, ये इसमें क्या कहते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, मतलब कह सकते हो स्मॉल रिजर्वॉयर लाइक जैसा कुछ है, ये स्मॉल रिजर्वॉयर होता है, मतलब छोटा आप मान सकते हो कि पानी स्टोर करने का जगह है। और फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, देखो ये क्या है, स्मॉल स्टोरिंग, स्मॉल वाटर स्टोरिंग रिजर्वॉयर, स्मॉल वाटर स्टोरिंग रिजर्वॉयर है ये। कुछ नहीं करते, इसके अंदर पानी इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर बाद में इसको क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, सिंचाई के लिए यूज करते हैं बाद में। इसको कुछ नहीं होता, इसको स्मॉल वाटर रिजर्वॉयर होता है। रिजर्वॉयर मतलब जहां पानी स्टोर करते हो आप, है ना, और बाद में इसको सिंचाई के पर्पज से इस्तेमाल करते हैं, टैंक से पानी में निकाल के सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज होता है आपका टैंक मेथड, समझ आया? तो हमारे पास ये इरिगेशन के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे वेल है, कैनाल है, वाटर रिवर लिफ्ट सिस्टम है, और टैंक मेथड है। बात क्लियर है क्या? एक बार मैं फिर से रिपीट करूं तो हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से इरिगेशन के कई सारे मेथड हैं, जैसे वेल, ट्यूबवेल, है ना, वेल, ट्यूबवेल, वेल में एक होता है डग वेल, ट्यूबवेल। बात करें कैनाल, रिवर लिफ्ट सिस्टम और टैंक, तो ये बड़े आसान होते हैं, कोई इसमें टफेस्ट बात नहीं है। क्लियर बात? अच्छा, अब हम एक बात आपसे करना चाहते हैं। देखो, अगर हम एग्रीकल्चर के लिए वाटर अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास पानी स्टोर रहे, तो उसके पास हमारे पास दो तरीके हैं, सही है? देखो, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं,
देखो इंक्रीज इंक्रीज्ड वाटर अवेलेबिलिटी, है ना, फॉर एग्रीकल्चर देखो एग्रीकल्चर के लिए वाटर अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हो आप, तो अपने आपके पास दो मेथड है। एक मेथड तो है रेनफॉल या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और दूसरा क्या है, दूसरा है वाटर शेड मैनेजमेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे, वाटर शेड मैनेजमेंट। तो देखो अगर एग्रीकल्चर में वाटर अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो अपने पास दो मेथड है। एक मेथड क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और दूसरा क्या है, वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं आपको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आप क्या करोगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आप क्या करोगे जरा देखो ना। देखो जो भी बरसात का पानी होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम स्टोर कर लेंगे एक जगह पे। वाटर देखो रेन वाटर को एक जगह पे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं, और स्टोर करके हम क्या करेंगे, या तो उसको एग्रीकल्चर से के लिए यूज करेंगे, खेतों में यूज करेंगे, इरिगेशन के पर्पज से यूज करेंगे उसको, और अगर ऐसा नहीं है तो बड़े बड़े टनल्स में उसको हम डाल देंगे। इससे क्या होगा, वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। समझ रहे हो मेरी बातें मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इसमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, इरिगेशन पर्पज से, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बड़े बड़े टनल्स के अंदर पानी को डाल देते हैं ताकि जो होते हैं वाटर लेवल मेंटेन रहे। चीजें क्लियर बातें हैं। दूसरी चीजें हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। इसमें अपन क्या करते हैं, देखो जो भी रिवर्स के ऊपर पानी, जो एक्स्ट्रा पानी आ जाता है बरसात की वजह से, तालाब में मतलब नदी वगैरह में जो भी रेन की वजह से जो भी एक्स्ट्रा पानी आ जाता है, उसको हम क्या करते हैं, बड़े बड़े डैम लगाते हैं, और डैम लगा के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। समझ रहे हो, और जो इकट्ठा पानी है ना उसको बाद में इरिगेशन पर्पज से हम इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे फायदा क्या है, मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। मतलब यही पानी अगर खेतों में जाएगा तो सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी का कटाव होगा, सॉइल में जो भी फर्टाइल चीजें होंगी बह के निकल जाएंगी। सही है, तो सॉइल इरोजन को रोकेगा, मेन बात तो ये है। ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट से क्या होगा, सॉइल इरोजन से हम बचेंगे, और दूसरी चीज है इस पानी को हम प्रॉपर इरिगेशन में यूज कर लेंगे। तो अपना ये रहा इरिगेशन। ठीक है।